क्राइम्स की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सालों तक याद रह जाती हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है पुणे शहर की, जिन्हें याद करके पुणे शहर के लोग आज भी सिहर जाते हैं। तकरीबन 48 साल पहले की बात है। साल था 1976 का। पुणे में उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन पुणे की वो सर्दी न सिर्फ ठंडी थी बल्कि डरावनी भी थी। लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते थे। हल्की सी आहट भी उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा देती थी। दिन में भी अगर कोई ऑटो से सफर करता था तो ऑटो ड्राइवर पैसेंजर को और पैसेंजर ऑटो ड्राइवर को शक की निगाह से देखता था। और ऐसा माहौल पूरे शहर में था। और इस दहशत के पीछे की वजह थी एक के बाद एक कई हत्याएं हो जाना। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में राजनीतिक आपातकाल लगा, तो दूसरी तरफ कुछ हैवानों ने पूरे पुणे शहर में आतंक का अघोषित आपातकाल लगा दिया था। तो आखिर कौन थे वो अपराधी जिनके खौफ से पूरा पुणे शहर थम सा गया था? आखिर कैसे पुलिस को चकमा देकर ये शहर में बेखौफ घूमते रहे, और कैसे 10वीं हत्या में पुलिस के हाथ लगता है एक एविडेंस? उस एविडेंस के बलबूते पुलिस कैसे कातिलों को पहुंचाती है फांसी के फंदे तक? जानेंगे सब कुछ आज के इस एपिसोड में। इन कत्ल करने वालों की कहानी जितनी खौफनाक है, इनके पकड़े जाने का किस्सा उतना ही इंटरेस्टिंग है। उस दिन तारीख थी 1 नवंबर सन 1976। पुणे जैसे शांत शहर से सुबह सुबह एक दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आती है। दरअसल सुबह सुबह पुणे पुलिस को खबर मिलती है कि विजयनगर कॉलोनी में कत्ल की वारदात हो गई है। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है। जिस घर में कत्ल की वारदात हुई थी वो पुणे के जाने माने बिजनेसमैन अच्युत जोशी का था। पुलिस जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है चौंक जाती है, क्योंकि घर के अंदर फर्श पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 लाशें पड़ी हुई थीं। सभी के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। साथ ही तीनों के गले में नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी, जिससे यही अंदाजा हो रहा था कि उन तीनों की हत्याएं गला घोट कर की गई हैं। लेकिन अजीब और हैरत अंगेज बात यह थी कि उन 3 लाशों में से एक लाश के शरीर पर कोई भी लिबास मौजूद नहीं था। उन 3 लाशों में से एक लाश थी 50 साल अच्युत जोशी की, दूसरी उनकी पत्नी उषा की, और जिस लाश के शरीर पर लिबास नहीं था वो लाश थी उनके बेटे आनंद की। जिस तरह से ये हत्याएं की गई थी उसे देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्याएं पूरी सोची समझी साजिश के तहत की गई हैं। पुलिस को शुरू में यही लगता है कि ये कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने जब घर और लाशों का बारीकबीनी से मुआयना किया तो पाया कि ये हत्याएं लूटपाट के इरादे से की गई हैं, क्योंकि घर की तिजोरियां खाली पड़ी हुई थीं। साथ ही उषा जी के गले में मंगलसूत्र भी मौजूद नहीं था, न बाकी और कोई गहना, जैसे कि अमूमन हर शादीशुदा महिला पहनती है। और पुलिस को एक चीज जो हैरान कर रही थी वो थी तेज गंध जो कि पूरे घर में फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में परफ्यूम छिड़क दिया गया हो। खैर, पुलिस मौके से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाती है कि शायद कोई सुराग मिल जाए, और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस केस की तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। अब चूंकि मामला 3-3 हत्याओं का था, इसलिए पुलिस के ऊपर मीडिया और जनता का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच 23 नवंबर सन 1976 को यशोमती बफाना नाम की एक लेडी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसका कहना था कि कल रात 4 लोग उसके बंगले पर लूट के इरादे से घुसे थे, लेकिन उसके नौकरों ने उन्हें खदेड़ दिया। साथ ही उसने पुलिस को ये भी बताया कि वे लोग मराठी में बात कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि तब पुलिस इस मामले को अच्युत जोशी फैमिली मर्डर केस के साथ जोड़कर नहीं देख रही थी। दूसरी तरफ पुलिस जोशी फैमिली मर्डर केस पर अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही थी, क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। और अच्युत जोशी के घर से पुलिस ने जो फिंगरप्रिंट्स उठाए थे वे उसी घर के मेंबर के लोगों के थे। हत्यारों ने वहां कोई भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ा था जिससे पुलिस उन तक पहुंच पाती। इसी बीच इस घटना के लगभग 1 महीने बाद 1 दिसंबर सन 1976 को इसी तरह की एक और घटना घटती है, जिसने पूरे पुणे शहर को हिला कर रख दिया। दरअसल हुआ यूं कि पुलिस को 2 सितंबर सन 1976 को खबर मिलती है कि भंडारकर रोड पर एक बंगले में इसी तरह यानी कि जोशी हत्याकांड की तरह एक और हत्याकांड हो गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए।
बंगले में 5 लाशें पड़ी हुई थी और ये मर्डर भी बाकी हुए 3 मर्डर की तरह ही किया गया था। इन्हें भी नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और पुलिस को जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी घर में फैली हुई तेज गंध। और अजीब बात यह थी कि इन 5 लाशों में से भी एक लाश के जिस्म पर लिबास मौजूद नहीं था। और जिन 5 लोगों की हत्याएं की गई थी उनमें थे मशहूर संस्कृत विद्वान काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, उनकी पत्नी इंदिराबाई, पोता धनंजय और पोती चुई, जिसकी लाश नंग अवस्था में पड़ी हुई थी। और 5वीं लाश थी घर में काम करने वाली सखुबाई की। यहाँ से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। 1 महीने के अंदर 8 हत्याओं ने पुणे शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया था और 8 की 8 हत्याएं एक ही तरीके से की गई थी। अभी तक तो पुलिस जोशी हत्याकांड को मामूली लूटपाट के इरादे की नज़र से ही देख रही थी, लेकिन अभ्यंकर फैमिली में हुई 5 हत्याओं ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई मामूली केस नहीं है, बल्कि इसमें किसी सीरियल किलर गिरोह का हाथ हो सकता है। पुलिस इसी बात को मद्देनजर रखकर केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, लेकिन उसे लगातार निराशा ही हाथ लग रही थी। एक तरफ पुणे शहर डर के साए में जी रहा था, तो दूसरी तरफ पुलिस मानो अकेले ही अनेक मोर्चों पर लड़ रही थी। पुलिस के सामने अनेक चुनौतियां थीं। उन्हें अपराधी को तो पकड़ना ही था, साथ ही ये भी देखना था कि शहर के हालात काबू में रहें, शहरियों में घबराहट ना फैले। देखा जाए तो किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस आमतौर पर सबसे पहले अपराध का मकसद खोजती है, लेकिन इस मामले में पुलिस हत्या के मकसद को लेकर उधेड़-बुन में थी। वो तय नहीं कर पा रही थी कि हत्यारों का मकसद महज चोरी करना था या कुछ और। अपराधियों को पकड़ने का दूसरा रास्ता होता है पुराने पेशेवर अपराधियों से पूछताछ करना। पुलिस ने पुणे सहित आसपास के इलाकों में ऐसे अपराधियों से पूछताछ की, लेकिन उससे कोई सिरा हाथ नहीं लगा। इसके अलावा पुलिस के पास खबरियों का अच्छा नेटवर्क होता है, लेकिन इस मामले में मुखबिरों से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अपराधी कौन थे इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पुलिस किसी भी अपराध की जांच करते समय ऐसे किसी धागे की तलाश में होती है जिससे जांच तेजी से आगे बढ़े। इस मामले में बाद में पता चला था कि इस अपराध की कई लोगों को जानकारी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को खबर नहीं की। है जोशी और अभ्यंकर के घरों पर डकैती और हत्या की जांच में पुलिस के आला अफसरान भी दिन रात लगे हुए थे, लेकिन हर तरफ से नाकामी ही उनका मुंह चूम रही थी। अपराधियों ने बचने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल जैसी तरकीबें अपनाई थी, जिससे मामले की गुत्थी और उलझ रही थी। दरअसल अपराधियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कुत्ते गंध सूंघकर अपराधियों की दिशा का पता लगा सकते थे। इसलिए उन्होंने भारी मात्रा में मौके वारदात पर परफ्यूम छिड़का, ताकि खोजी कुत्ते सही दिशा से भटक जाए और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए। इस तरह से दिन पे दिन गुजरते चले जा रहे थे। पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ सरफिरे बिना कोई सुराग छोड़े शहर में मासूम लोगों की हत्याएं कर रहे थे, जिससे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। पुलिस विभाग में सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। पुलिस 12-12 घंटे ड्यूटी अंजाम देती थी। पुलिस थानों की व्यवस्था छितिर-बितिर होकर रह गई थी। पुलिस स्टेशन में एकाध अधिकारी ही मौजूद होते थे, बाकी सब बंदोबस्त के लिए बाहर होते थे। कड़ाके की सर्दी, बीमारी, जनता का दबाव, पुलिस महकमा एक तरह से तनाव में आ गया था। माहौल ये हो गया था कि तनाव में आकर अक्सर बड़े अफसरान छोटे पर और छोटे अपने से छोटे पर बरस पड़ते थे। इसी तरह इंस्पेक्टर दमा में गुस्से में आकर अपने मातहत पर भड़क गए। से उस मातहत को भी गुस्सा आ गया और उसने बदला लेने के लिए उनका सर्विस रिवॉल्वर ही कहीं छिपा दिया। ये भी एक गंभीर मामला था। फिर क्या था, पहले से ही आलोचना झेल रही पुलिस पर सवाल उठाए जाने लगे। खैर ये तो था पुलिस का हाल। इसी तरह 3 महीने बीत गए। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। न उनके बारे में कोई जानकारी थी, न पुलिस के पास कोई सुराग। पूरा शहर दहशत में जी रहा था। कोई पुणे आने के लिए भी तैयार नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वैसे वैसे इन गुनाहगारों के बारे में रहस्य और भी ज्यादा गहराता जा रहा था। लेकिन एक दिन पुलिस के हाथ एक और लाश लगती है, वो भी अजीब तरीके से। दरअसल हुआ यूं कि 23 मार्च सन 1977 की रात बंड गार्डन सादत बाबा की दरगाह की पुरानी इमारत के पास एक शराबी नशे में धुत सीढ़ियों पर लेटा हुआ था। उसने देखा कि कुछ लोग
एक सीढ़ी में कुछ बात कर नदी में छोड़ रहे थे। उसे लगा कि ये लोग चोर हैं और चोरी का माल छिपा रहे हैं, क्योंकि अक्सर चोर चोरी का माल इसी तरह छिपा कर रखते थे और बाद में आकर ले जाते थे। उनके जाने के बाद शराबी ने माल समझकर वो सीढ़ी ऊपर खींची तो उस पर लाश देखकर उसका नशा फौरन उतर गया। वो फौरन बंड गार्डन पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को पूरी घटना बताई। उस वक्त तकरीबन आधी रात गुजर चुकी थी और चूंकि उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी, साथ ही वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए हवलदार ने फिलहाल उसे लॉकअप में बंद कर दिया और उसकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। अगली सुबह एक परिवार पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे अनिल गोखले की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। परिवार का कहना था कि उनका बेटा अनिल गोखले कल से घर नहीं लौटा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अनिल गोखले की तलाश में जुट जाती है। अनिल गोखले तिलक रोड पर मौजूद अभिनव कला महाविद्यालय का स्टूडेंट था। पुलिस कॉलेज जाकर वहां के स्टूडेंट से पूछताछ करती है तो एक स्टूडेंट से पता चलता है कि अनिल गोखले को आखिरी बार उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट राजेंद्र जक्कल के साथ उसकी बाइक पर देखा गया था। राजेंद्र जक्कल से अनिल गोखले की जान पहचान थी। खैर, पुलिस जक्कल से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में वो साफ बच निकलता है। अब चूंकि जक्कल पुलिस की नज़र में शक के दायरे में था, इसलिए जक्कल ने पुलिस को गुमराह करने का सोचा और अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस पर अपने दोस्त अनिल गोखले को ढूंढने का दबाव बनाने लगा। उसे यकीन था कि ऐसा करने पर पुलिस का उस पर रहा सहा शक भी दूर हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस स्टेशन जाकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल जब वो अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इत्तेफाक से वो शराबी अभी भी लॉकअप में बंद था, जिसने उन्हें रात को लाश ठिकाने लगाते देखा था। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शोर करने लगा कि रात जिन लोगों ने नदी में लाश फेंकी थी वे यही लोग थे। लेकिन हवलदार को शराबी की बात सच नहीं लग रही थी, क्योंकि वो चारों रहन सहन और हाव भाव से पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से लग रहे थे। लेकिन फिर भी हवलदार ने उन्हें थाने में ही रोक कर रखा और सामने वाले फोन बूथ से पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर अरुण रशनीकर को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। वो फौरन ही थाने पहुंचे। अरुण रशनीकर इस सारी तहकीकात में शुरू से ही एक्टिव थे, इसलिए उन्होंने उन चारों दोस्तों को अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही पुलिस की एक टीम शराबी की बताई गई जगह पर जा पहुंची, जहां से अनिल गोखले की लाश बरामद कर ली गई। अनिल गोखले की हत्या भी बाकी 8 हत्याओं की तरह ही की गई थी, इसलिए पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि इस हत्या में भी उसी गिरोह का हाथ है। इसी बीच सब इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर अधिकारियों मानिक राव दमामे और हुलियालकर जी को भी इस मामले की खबर कर दी। थोड़ी देर बाद वे भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस ने अब अपनी जांच और तेज कर दी और सभी गवाहों और सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया। इसी बीच पुलिस के हाथ एक और लड़का लगता है, जिसका नाम था सतीश गोरे, जो कि जक्कल गिरोह का ही दोस्त था, लेकिन वो उनके साथ अपराध में शामिल नहीं था। लेकिन हाँ, वो उनके अपराध के बारे में जानता जरूर था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो चूंकि वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, इसलिए जल्दी ही टूट गया और पुलिस को तोते की तरह सब कुछ बताता चला गया। इस तरह इस केस में पुलिस को पहली सफलता मिलती है। साथ ही पुलिस ने उन चारों अपराधियों से पुलिसिया तरीके से पूछताछ शुरू की, वे भी तोते की तरह बोलने लगे और जल्द ही अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस ने जल्दी ही उनसे एक बालिया बयान भी ले लिया। इस तरह से पुणे शहर को 14 महीने तक आतंकित करने वाले गिरोह तक पुलिस पहुंची, बल्कि अपराधी खुद चलकर पुलिस तक आए और पुलिस ने बड़ी चतुराई से उन्हें हिरासत में ले लिया। जिस दिन इन 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, उस दिन तारीख थी 30 मार्च 1977। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अपराधियों से पूछताछ में खुलता है एक और हत्या का राज। साथ ही आगे जानेंगे कैसे 4 पढ़े लिखे 20-25 साल तक के युवा बन गए खूंखार अपराधी और कैसे अंजाम दिया था उन्होंने उन खूनी वारदातों को। क्या थी उनकी प्लानिंग और कैसे वो पुलिस को चकमा देकर शहर में बेखौफ घूमते रहे। बने रहे कहानी के एंड तक। इस खूनी कहानी की शुरुआत होती है पहली हत्या से, जो कि उन्होंने अपने दोस्त की थी, जिसका नाम था प्रकाश हेगड़े। साथ ही बताती चलूं कि जक्कल के एक और दोस्त सुहास चांटक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और बाकी की जानकारियां पुलिस को उससे हासिल हुई। वो प्रकाश हेगड़े की हत्या का गवाह भी था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं जक्कल गिरोह पर। शुरू में इस गिरोह में 5 लोग शामिल थे।
राजेंद्र यलप्पा जक्कल, दिलीप ज्ञानोबा सुतार, शांताराम कन्होजी जगताप, मुनव्वर हारून शाह और सुहास चांडक, जो कि बाद में इस मामले में सरकारी गवाह बना। ये सभी अभिनव कला महाविद्यालय के मार्शल आर्ट के स्टूडेंट थे। इनका ताल्लुक अच्छी फैमिली से था। देखा जाए तो उनके दो रूप थे। बाहरी दुनिया में वह एक सामान्य जिंदगी जीते थे, यहाँ तक कि जक्कल का अपना खुद का एक फोटो स्टूडियो भी था, और दूसरी तरफ उनका एक रूप बेहद डरावना था। रात के सन्नाटे में जब वो अपने शिकार के लिए निकलते थे तो इंसानियत की सारी हदें तोड़ देते थे। कम उम्र से ही जुए और शराब की लत उन्हें जराइम की दुनिया में खींच लाई। वो कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जुर्म का रास्ता चुना। उनके कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर जक्कल ने एक अड्डा बनाया हुआ था, जहां खाली समय में ये सारे दोस्त इकट्ठा होते थे। उसी अड्डे पर एक दिन जक्कल ने अपने दोस्तों से कहा कि अब छोटी मोटी चोरी चकारी से काम नहीं चलेगा, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने मिलकर अपने ही एक क्लास फेलो प्रकाश हेगड़े के अगवा की साजिश रची। इसके लिए उन्होंने अपने एक दोस्त सुहास चांडक से कहा कि वो बहाने से प्रकाश हेगड़े को करवे रोड पर बुलाए। प्रकाश को अगवा करने का मकसद था फिरौती हासिल करना। दरअसल प्रकाश के पिता सुंदर हेगड़े अभिनव कला महाविद्यालय के पीछे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे और ये चारों अक्सर वहां खाने पीने के लिए जाते रहते थे। प्रकाश को अगवा करने का आइडिया उन्हें वहीं से आया था। खैर, सुहास चांडक के बुलाने पर प्रकाश बताए गए पते पर पहुंचा तो ये चारों उसे लेकर जक्कल के अड्डे पर पहुंचे। वहां उन्होंने चाकू की नोक पर प्रकाश को अपने पिता को एक नोट लिखने के लिए कहा, जिसमें लिखवाया गया कि वो घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। 16 जनवरी सन 1976 को वो प्रकाश को लेकर पेशवे पार्क गए, जो वहां से कुछ मीटर की दूरी पर था। वहां ले जाकर उन्होंने नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दी। उसके हाथ पैर उन्होंने रस्सी से पहले ही बांध दिए थे। उसके बाद उन्होंने प्रकाश की लाश को लोहे के एक बैरल में डाल दिया। बैरल में कुछ पत्थर डाले और बैरल को पेशवे पार्क झील में डाल दिया गया और अगले दिन उन्होंने प्रकाश के पिता को 25,000 रुपये की फिरौती का एक नोट भेज दिया। इस हत्या से सुहास चांडक सहम गया था। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने घुट घुट कर मरते देख उसके दिल में खौफ बैठ गया था, इसलिए उसने अपना रास्ता अलग कर लिया। वो अपने दोस्तों से अलग हो गया। दूसरी तरफ प्रकाश हेगड़े के घर न लौटने पर प्रकाश हेगड़े के पिता सुंदर हेगड़े ने थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस कुछ दिनों तक प्रकाश हेगड़े की खोजबीन करती रही। फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पुलिस ने यही गलती कर दी थी। इससे उन चारों का हौसला और बढ़ा। फिर वे चारों अगस्त सन 1976 में पुणे से कोल्हापुर चले गए अपने अगले शिकार की तलाश में। वहां उनकी नजर में आता है तेल व्यवसायी अरविंद काशित। एक दिन वो सौदा करने के बहाने से अरविंद काशित के घर पहुंचते हैं। उस वक्त उनकी पत्नी घर पर अकेली थी, इसलिए उसने गेट नहीं खोला तो वो वापस आ गए। अगली रात फिर वे काशित के घर पहुंचते हैं। ठीक उसी टाइम अरविंद काशित भी अपने घर पर पहुंचता है। ये देख उसकी पत्नी उन चारों को घर के अंदर आने की इजाजत दे देती है। वो चारों अंदर तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ उनकी दाल नहीं गलती है। दरअसल अरविंद काशित हट्टा कट्टा बंदा था, साथ ही उसके पास उन्होंने रिवॉल्वर भी देख लिया था। इसलिए उन्होंने कोई खतरा लेना मुनासिब नहीं समझा और कारोबारी बातचीत के बाद वे वहां से वापस आ गए और अगले दिन वो पुणे लौट आए। पुणे आने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वारदात करने से पहले वो अच्छी तरह छानबीन करेंगे, फिर वारदात को अंजाम देंगे। इसके बाद उन्होंने अगली वारदात के लिए तिलक रोड से सटी शांत रहने वाली कॉलोनी विजयनगर को चुना और वहां रहने वाले अच्युत जोशी नामी शख्स के बंगले की रेकी करने लगे। जल्दी उन्हें पता चला कि उस घर में 50 साल कपल के अलावा केवल उनका एक बेटा ही रहता है। 31 अक्टूबर 1976 की रात वो जोशी के घर पहुंचते हैं। पहले उन्होंने ये पता किया कि उनका लड़का घर पर है या नहीं। उस वक्त उनका बेटा घर पर मौजूद नहीं था। घर में केवल पति पत्नी ही थे। उन्होंने बहाने से गेट खुलवाया और फिर जबरदस्ती अंदर घुस गए। उन्होंने चाकू की नोक पर जोशी और उनकी पत्नी के हाथ पैर रस्सी से बांधी और मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वे आवाज ना निकाल सके। तभी उनका बेटा भी घर पहुंच गया। पहले तो उन्होंने चाकू की नोक पर उसके सारे कपड़े उतरवाए ताकि वो शर्म से कहीं भाग ना सके। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि तिजोरी कहाँ पर है। उसके बाद उसके हाथ पैर भी बांध कर जमीन पर पेट के बल लिटा दिया।
लूटपाट के बाद उन्होंने अपने साथ लाई नायलॉन की रस्सी से तीनों का गला घोंटकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। उन्होंने ये सारा काम दस्ताने पहनकर अंजाम दिया था ताकि पुलिस को घर में से कहीं भी उनके फिंगरप्रिंट्स ना मिले। साथ ही जाते जाते उन्होंने पूरे घर में तेज परफ्यूम का छिड़काव कर दिया ताकि अगर पुलिस खोजी कुत्ते का सहारा ले तो खोजी कुत्ते परफ्यूम के स्मेल से सही दिशा से भटक जाए। उन्होंने ये चारों ही हत्याएं फुल प्रूफ योजना के साथ की थी। शहर में ही रहकर वो पूरे हालात पर नजर रखे हुए थे। जब पुलिस को इस मामले में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा तो वो बेफिक्र होकर अपने अगले शिकार की तलाश में निकल गए। अब उनकी नजर थी शंकर सेठा रोड पर मौजूद यशोमती बफाना के बंगले पर। उनका बंगला कॉलोनी के छोर पर था और उस समय शंकर सेठ रोड पर ज्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी, इसलिए उन्हें लगा उस बंगले पर वारदात को अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन रेकी में उनसे जरा सी चूक हो गई जिसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। दरअसल जब जक्कल गिरोह ने बफाना बंगले का गेट खटखटाया उस वक्त तो उन्हें ये पता था कि यशोमती जी घर पर अकेली हैं, क्योंकि उनके पति बफाना घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन यशोमती जी घर पर अकेले नहीं थी, बल्कि अंदर एक नौकर फारूक और राजू जैन नाम का एक रिश्तेदार भी उनके साथ रहता था। खैर जैसे ही नौकर ने दरवाजा खोला इन चारों ने उसको दबोच लिया और उसका मुंह दबाकर हाथ पैर बांध दिए। तभी यशोमती जी वहां आ गई और उन्हें देखकर शोर मचाने लगी। उन्होंने उन्हें चाकू दिखाकर डरा धमकाकर चुप कराया और पूछा कि तिजोरी किधर है। अभी वो तिजोरी से कीमती सामान निकाल ही रहे थे कि घर में मौजूद राजू को भी खतरे का एहसास हो गया। वह उस वक्त एक कमरे में मौजूद था। उसने खुद को कमरे में मौजूद अटैच बाथरूम में बंद कर लिया और वहां बनी खिड़की से चोर चोर चिल्लाने लगा। ये सुनकर चारों घबरा गए। उन्हें लगा अगर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए तो वो फंस जाएंगे, इसलिए वो वहां से भाग गए। इस तरह से सावधानी बरतने से बफाना परिवार बच गया। लेकिन इस घटना के बाद शहर में और भी खौफो हरास फैल गया। दूसरी तरफ चारों अपराधी अपने जुर्म में नाकाम होने के बाद कुछ दिनों के लिए पुणे शहर से बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं जिन 3 लोगों ने उन्हें देखा है उनकी वजह से वो पकड़े न जाएं। लेकिन पुलिस ने यहाँ भी बफाना वाले केस को गंभीरता से नहीं लिया, वरना शायद अपराधी उसी वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ जाते। खैर जक्कल गिरोह कुछ दिन शहर से बाहर रहकर वापस पुणे लौट आया, लेकिन अब उन्होंने अपना हुलिया थोड़ा बहुत चेंज कर लिया था, जिसे आज के जुबान में मैकवर कहा जाता है। अपनी एक वारदात की नाकामी के बाद ये गिरोह काफी सतर्क हो गया था। अब वो पूरी सावधानी से अपने अगले शिकार की तलाश में लग जाता है। अब वे भंडारकर लॉ कॉलेज रोड पर अपने शिकार की तलाश में गश्त करते हुए बंगलों के दरवाजे खटखटाते और कहते थे कि वे पेइंग गेस्ट के रूप में रहने के लिए जगह तलाश रहे। दरअसल वे अंदाजा लगा रहे थे कि अगला निशाना किस बंगले को बनाना है जहां उन्हें वारदात करने में आसानी हो। इसी रैकी के दौरान उन्हें भंडारकर इंस्टीट्यूट के पास स्मृति बंगले से एक दिन एक कार निकलती दिखाई दी, जिसमें 2 लोग सवार थे, गजानन राव और उनकी पत्नी। गिरोह को ये बंगला आसान शिकार लगा। चूंकि वो कई दिन से रैकी कर रहे थे, इसलिए उन्हें पता था कि ये बंगला किसका है। उस बंगले में मशहूर संस्कृत पंडित काशीनाथ शास्त्री जी अपने परिवार के साथ रहते थे। जक्कल गिरोह चूंकि कॉलेज स्टूडेंट थे, साथ ही हाव भाव से भी वो अच्छी फैमिली के लगते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को स्टूडेंट से ही जाहिर करते हुए दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि उन्हें संस्कृत की कुछ शंकाएं काशीनाथ जी से समझनी है। घर में उस वक्त काशीनाथ, उनकी पत्नी इंदिरा, पोती जूई, पोता और सखुबाई नाम की एक मेड मौजूद थी। खैर दरवाजा खोलने के बाद वो चारों अंदर गए और काशीनाथ जी से स्टडी के बारे में बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद वे घर से जाने लगे तो काशीनाथ जी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए आगे बढ़े। अभी अचानक उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया और चाकू की नोक पर उनके हाथ पैर बांध दिए, साथ ही मुंह में कपड़ा ठूस दिया। ऐसा ही उन्होंने नीचे मौजूद उनकी पत्नी इंदिरा के साथ भी किया। तभी शोर सुनकर बाकी अफराद भी नीचे आ गए। चारों अपराधी ने उनके साथ भी यही किया। जोई को उन्होंने कपड़े उतारने के लिए कहा और तिजोरी का पता पूछा। दरअसल जिस बंदे से उन्हें तिजोरी का पता पूछना होता था, उन्हीं के सहारे वो तिजोरी और बाकी कीमती सामान तक पहुंचते थे, इसलिए वो उनको लिबास उतारने को कहते थे ताकि वो बताने वाला शख्स उनको चकमा देकर शर्म से कहीं फरार न हो सके। लेकिन बफाना केस में वो ऐसा नहीं कर सके थे। खैर लूटपाट करने के बाद उन्होंने घर में मौजूद 5 अफराद की नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर
बेरहमी से हत्या कर दी। और 5-5 हत्याएं करने के बाद भी उन्होंने आराम से वहां पर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ खाना खाया, जो शायद घर वालों ने खाने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें मौत ने मौका नहीं दिया। खैर, खाना खाने के बाद उन्होंने पूरे घर में तेज परफ्यूम छिड़का और वहां से निकल गए। अब तक वो 9 कत्ल करने के बाद भी आराम से शहर में घूम रहे थे। उनके अंदर से अब पकड़े जाने का डर तक निकल गया था। वो आत्मविश्वास से भर चुके थे और यही आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। दरअसल अभयंकर फैमिली में 5 हत्याएं करने के बाद वो एक और हत्या करते हैं, अनिल गोखले की, जो कि उनके दोस्त जयंत गोखले का भाई था। अनिल से भी उनकी अच्छी जान पहचान थी। जक्कल गिरोह जानता था कि गोखले परिवार खाता पीता परिवार है, इसलिए उन्होंने अपना रुख गोखले परिवार की ओर किया। जब वे गोखले के घर पहुंचे तो जयंत घर पर मौजूद नहीं था। हाँ, उस वक्त अनिल घर पर मौजूद था, लेकिन वो कहीं जाने के लिए निकल रहा था। जब उसने जक्कल को देखा तो उससे पूछा कि क्या वो उसे अलका टॉकीज तक छोड़ देगा। उसके बाद जक्कल ने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और बहाने से अपने अड्डे पर ले आया और चारों ने मिलकर रस्सी से गला घोंटकर अनिल की भी हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए बंड गार्डन ले गए। वहां रात में उन्होंने अनिल की लाश को सीढ़ी से बांधकर नदी में छोड़ दिया। उन्होंने सोचा था कि लाश नदी की धारा के साथ बह जाएगी, लेकिन उनकी बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। खैर, हत्या के 2.5 साल बाद 15 मई सन 1978 को जक्कल, जगताप, सुतार और मुनव्वर नाम के 4 अपराधी पर कुल 10 हत्याओं का आरोप लगा, जबकि सुहास चांडक पर 1 हत्या का। लेकिन बाद में सुहास चांडक को सरकारी गवाह बना लिया गया। खैर, मई 1978 में उन चारों पर कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ और उस वक्त के वरिष्ठ वकील शमराज जी सामंत को सरकारी वकील बनाया गया। इस केस के मुकदमे को लेकर भी पुणे शहर में एक सनसनी सी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में भीड़ लगी रहती। लोग जानने के लिए उत्सुक थे कि कोर्ट अपराधियों को क्या सजा सुनाती है। जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ती, पुणेकर में गुस्सा बढ़ता जाता। खैर, लगभग ये मुकदमा 4 महीने से ज्यादा वक्त तक चला और बिलाखिर 28 सितंबर सन 1978 को पुणे कोर्ट के जज वामन नारायण बापट ने जक्कल, सुतार, जगताप और मुनव्वर शाह को मौत की सजा सुनाई। 6 अप्रैल सन 1979 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर सन 1980 को उनकी सजा और सजा के खिलाफ उनकी विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने अदालतों से ये भी अपील की थी कि फंदे से लटकना दर्दनाक है, इसलिए उन्हें बिजली की कुर्सी द्वारा मौत दी जाए, लेकिन उनकी ये अपील भी खारिज कर दी गई थी। खैर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अपीलें खारिज किए जाने के बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से क्षमादान की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें माफ़ी नहीं मिली और आखिरकार चारों को 27 नवंबर सन 1983 को यरवदा सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। और ऐसा भारत के इतिहास में तब पहली बार हुआ था जब 4 लोगों को एक साथ फांसी दे दी गई हो। उन 4 अपराधियों में से एक अपराधी मुनव्वर शाह ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे यस आई एम गिल्टी नाम से रिलीज किया गया था। उसी किताब से हमें ये पता चलता है कि राजेंद्र जक्कल उनका लीडर था और वह तीनों उसके निर्देशों का पालन करते थे। हाँ, जक्कल के स्वभाव के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिर तक जक्कल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और रहिए अपनी फैमिली के साथ खुशबाश। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।